हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का पहला चैप्टर दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट की शुरुआत हम लोग करेंगे यहां पर। लेकिन उससे पहले ये जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी, या मोर टेक्निकली जाएं तो बोलेंगे इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी, पहले इसको जाने। और फिर हाइड्रोलॉजी में ये जो प्रेसिपिटेशन टर्म यहां पर लिखा हुआ है, ये प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है इसको भी समझेंगे। और फिर प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड और भी कई सारी बातें हम लोग यहां पर इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि भाई ये जो प्रेसिपिटेशन टर्म यहां पर लिखा हुआ है, प्रेसिपिटेशन से पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो हाइड्रोलॉजी है, जो कि आपके सब्जेक्ट का भी नाम है, इस हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी को मैं दो तरीके से डिस्कस करूंगा। एक तो इस शब्द का क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है, पहले इसको जाने। और फिर टेक्निकली एज अ सिविल इंजीनियर हम इस हाइड्रोलॉजी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई ये जो शब्द लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो ये जो हाइड्रोलॉजी है ये एक्चुअल में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज हाइड्रो प्लस लॉजी। हाइड्रो प्लस लॉजी। अभी मैं वर्ड का मतलब बता रहा हूं, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं आपको। तो ये जो हाइड्रो वर्ड है दैट मींस वाटर, और ये जो लॉजी टर्म है दैट मींस साइंस। हाइड्रो का मतलब बट ऑब्वियस सी बात है वाटर, और लॉजी का मतलब होता है साइंस। दैट मींस हाइड्रोलॉजी का मतलब है साइंस रिलेटेड टू द वाटर। वाटर से रिलेटेड साइंस को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये डेफिनेशन नहीं बताई है मैंने, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया, दैट इज इट्स द साइंस रिलेटेड टू द वाटर। और कभी भी आप इसको एज अ डेफिनेशन नहीं बोलेंगे कि अगर कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया हाइड्रोलॉजी क्या होता है, तो आप बोल दो इट इज द साइंस रिलेटेड टू वाटर। गलत नहीं है, लेकिन ये उतना अच्छा भी नहीं है बोलने के लिए। ये डेफिनेशन नहीं है हाइड्रोलॉजी की। हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है इसको जरा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, हमको हाइड्रोलॉजी का टेक्निकल मीनिंग पता होना चाहिए, ना कि उस वर्ड का बेसिक डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी मीनिंग से क्या मतलब है, डिक्शनरी मीनिंग जानने का कोई सेंस नहीं होता है। बेसिक मेन चीज होती है कि उस टर्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है, टेक्निकली उसका क्या मतलब है। तो जरा देखिएगा ये हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या है। तो ये जो हाइड्रोलॉजी है, इनफैक्ट इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एक्चुअल में इट्स द साइंस ऑफ इंजीनियर, या इट्स द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो वाटर के ऑकरेंस और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को कि इट्स द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with occurrence of the water, occurrence of water on earth surface, and distribution and circulation of the water, distribution and circulation of water on earth surface। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, बड़ी आसान सी बातें हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में। इनफैक्ट पूरे सब्जेक्ट में जो थोड़े बहुत कंसेप्ट, जहां पर गेट वाले थोड़ा बहुत आपको उलझा सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, वो रन ऑफ और हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड बातें होंगी, जो कि काफी आगे मिलेंगी आपको। अभी फिलहाल में जो भी बातें हम करेंगे उसमें कंसेप्ट नहीं है, मतलब कंसेप्ट है लेकिन उसको हमको कंसेप्चुअल वे में नहीं समझना है। हमको उसको एक बेसिक नॉलेज लेना है उस टॉपिक का, और बेसिक तरीके से बेसिक लेवल पे ही समझना है। क्यों ऐसा वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो ये जो हाइड्रोलॉजी है ये दो चीजों से डील करती है, ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो दो चीजों से डील करती है। पहला, धरती पर पानी कहां से आया, ये ऑन द अर्थ सरफेस लिखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ बोल दे ऑकरेंस ऑफ द वाटर, अरे तो कौन सा पानी भाई, हमारे घर में जो नल में आ रहा है उस पानी की बात थोड़ी कर रहा हूं मैं यहां पर। धरती के ऊपर पानी कहां से आया, धरती के सरफेस पर पानी कहां से आया, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, वो बात करेंगे। और वो पानी जब धरती पर आ गया तो धरती पर आने के बाद उस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन कहां कहां हुआ है। अब एक जनरल सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं इन्हीं दो चीजों से रिलेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया धरती पर पानी कहां से आया, तो 100% आपके दिमाग में आएगा सर बारिश से आया। आपका आंसर होगा सर बारिश से आया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही है, बारिश तो है रीजन फॉर द ऑकरेंस ऑफ द वाटर, लेकिन बारिश के अलावा भी कई सारे और तरीके होते हैं जिनके थ्रू धरती पर पानी पहुंच रहा है। सारी बातें मैं करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल में आपके दिमाग में अगर बारिश है तो बारिश ही रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑकरेंस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, धरती पर पानी कहां से आया, इस बारे में बात होगी। मान लीजिए बारिश से आया, अब जब वो बारिश का पानी धरती पर आ गया तो उस पानी के साथ क्या क्या होगा, वो सारी बातें होंगी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस पर। एक जनरल सी बात समझिए, जब आपने बारिश होती हुई देखी हो अपने घर से, तो जब बारिश का पानी धरती पर पहुंचा उसके बाद उस पानी के साथ क्या क्या हुआ है। उस पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है। बट ऑब्वियस सी बात है भाई, जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद उस बारिश के पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर चला जाएगा, उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। अभी बताऊंगा सारी बातें, अभी एक जनरल इंट्रोडक्शन है ये। बारिश के पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर चला गया, उसको हम इनफिल्ट्रेशन के रूप में जानेंगे। उस बारिश के पानी का एक हिस्सा रोड के ऊपर बहता हुआ दिखता है आपको, खासकर जब तेज बारिश होती है तो आप देखोगे कि एकदम से रोड के ऊपर में, सरफेस के ऊपर में पानी फ्लो करना चालू कर देता है, उसको हम रन ऑफ के रूप में समझेंगे। अभी एक बहुत ही बेसिक सरफेस लेवल पे आपको सारी बातें बता रहा हूं, इन सारी बातों को मैं एक्सट्रीम डिटेल में जाके बताऊंगा। अभी सिर्फ एक आइडिया आपको लग जाए कि भाई एक्चुअल में पढ़ना क्या है हमको। तो भाई बारिश हुई, बारिश के पानी का एक हिस्सा तो जमीन के अंदर चला गया, उसको इनफिल्ट्रेशन के रूप में जानेंगे हम। बारिश के पानी का एक हिस्सा धरती के ऊपर, रोड के ऊपर बहता हुआ दिखेगा आपको, उसको सरफेस रन ऑफ या सिंपली रन ऑफ के रूप में जानेंगे हम। और क्या होगा भैया बारिश के पानी के साथ, उस बारिश के पानी का एक हिस्सा इवेपोरेट भी हो जाएगा, उस बारिश के पानी का एक हिस्सा इवेपोरेट भी होगा। हालांकि इवेपोरेशन हमको दिखेगा नहीं, लेकिन इवेपोरेशन हो रहा है। अभी भी जहां आप बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके आसपास अगर कोई वाटर सोर्स है तो उस वाटर सोर्स के साथ, उस वाटर सोर्स में जो पानी है उसके साथ भी इवेपोरेशन हो रहा है। अभी रात में भी होगा, दिन में भी होगा, सुबह भी होगा, शाम में भी होगा, हमेशा होगा। बात करेंगे उस बारे में। तो भैया एक पानी तो चला गया जमीन के अंदर, इनफिल्ट्रेशन, एक पानी बह रहा है रोड के ऊपर, सरफेस रन ऑफ, एक पानी भाप बन के वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच गया, इवेपोरेशन। इसके अलावा और क्या होगा बारिश के पानी के साथ। भाई हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन की एंड सर्कुलेशन की। तो धरती पर पानी कहां से आया, मैंने अभी बोला फिलहाल में बारिश से आया। हालांकि मैं फिर से इसमें ऐड कर रहा हूं कि बारिश के अलावा और भी कई सारे कारण बनेंगे धरती पर पानी के पहुंचने के, लेकिन अभी फिलहाल में बीइंग अ फर्स्ट लेक्चर, तो अभी फिलहाल में आप यही मानिए कि भाई बारिश से पानी आया, बारिश का पानी धरती पर आया, धरती पर आने के बाद उस पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर चला गया, उसको इनफिल्ट्रेशन बोल दिया। एक हिस्सा रोड के ऊपर में बहता हुआ दिखेगा, सरफेस रन ऑफ कह दिया। एक हिस्सा इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेशन कह दिया। उसके बाद और क्या होगा, कुछ हिस्सा आपको, भाई हमारी जो धरती का सरफेस है, जो अर्थ सरफेस है, वो परफेक्टली इवन थोड़ी है, वो तो कुछ ऐसा सरफेस है। परफेक्टली फ्लैट सरफेस तो कहीं पर भी नहीं है ना, थोड़ी बहुत अनइवन टोपोग्राफी तो हर जगह मिलेगी आपको, कहीं पर भी आप जाइए।
अनइवन टोपोग्राफी मिलेगी। तो ये समझ लीजिए आपका एक अर्थ सरफेस है, दिस इज योर अर्थ सरफेस, है ना। थोड़े बहुत कहीं पर बहुत ज्यादा अनइवन टोपोग्राफी होगी, कहीं पर इस तरीके की टोपोग्राफी होगी। ये हमारा अर्थ सरफेस है, सपोज करिए दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये रहे आपके बादल, क्लाउड्स। ये क्लाउड्स कैसे बनते हैं ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल में एक जनरल सिनारियो देख रहे हैं कि भाई बारिश के पानी के साथ हो क्या क्या रहा है। अब ये जो धरती का सरफेस है भैया, इस धरती के सरफेस पे क्या क्या होगा, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह होंगी। ये लो, ये सपोज करो एक ये बिल्डिंग थी, यहां पर कुछ पेड़ पौधे होंगे, हो सकता है, ये लीजिए कुछ पेड़ पौधे, कुछ यही होगा सिनारियो। और इस ग्राउंड के आसपास कहीं ना कहीं कुछ एक वाटर बॉडी भी होगी। वाटर बॉडी का मतलब सिर्फ नदी नहीं होता है, आपके घर के बगल में जो नाला बह रहा है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वाटर बॉडी। जो एक सिंपल सा ड्रेनेज सिस्टम आपके कॉलोनी में है दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वाटर बॉडी। तो भाई मैंने ये धरती का एक जो सरफेस बनाया है, उस धरती के सरफेस के आसपास में ये एक वाटर बॉडी है। इट कैन बी अ रिवर, इट कैन बी अ सिंपल ड्रेनेज, इट कैन बी अ नाला, इट कैन बी तालाब, इट कैन बी लेक, कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसा सिनारियो था भैया। अब इस धरती पर पानी गिरा, बारिश हुई, और बारिश के कारण यह बारिश का पानी यहां से गिरना चालू हुआ। दिस इज योर रेनफॉल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, धरती पर पानी सिर्फ बारिश के कारण नहीं पहुंचता है, बारिश के अलावा और भी कई सारे कारण बनेंगे जो कि धरती पर पानी पहुंचाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में मैं सिर्फ बारिश को कंसिडर कर रहा हूं। तो यह बारिश हुई। अब इस बारिश के पानी के साथ क्या क्या होने वाला है जरा ध्यान से समझिएगा। जब यह बारिश का पानी जमीन पर पहुंचना चालू होगा, पहुंचने से पहले इस बारिश के पानी का एक छोटा सा हिस्सा इस बिल्डिंग की छत पर, बिल्डिंग के टेरेस पर और पेड़ पौधों की पत्तियों पर इकट्ठा हो जाएगा। पूरा बारिश नहीं, इस बारिश के पानी का एक छोटा सा हिस्सा आपके घर की छत, जो भी बिल्डिंग्स है उनकी छतों पर इकट्ठा हो जाएगा, प्लस अगल बगल में जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियों पर रुक जाएगा। उस पानी को मैं नाम दूंगा इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन क्या हुआ भैया? इंटरसेप्शन का मतलब इट इज द पार्ट ऑफ द रेनफॉल विच गेट्स स्ट्रक ऑन द टेरेस एज वेल एज ऑन द वेजिटेशन। बारिश के पानी का वो हिस्सा जो बिल्डिंग्स की छतों पर या पेड़ पौधों की पत्तियों पर जाके अटक जाता है, रुक जाता है, उसको मैं इंटरसेप्शन कहूंगा। ठीक है, अब इंटरसेप्शन के बाद जो पानी बचा वो धरती पर पहुंचा, है ना भैया, ऐसा पहुंचा। इसको मैं कह दूंगा ग्राउंड रेनफॉल। दिस इज नोन एज ग्राउंड रेनफॉल। ये टोटल रेनफॉल थी। इस टोटल रेनफॉल का एक हिस्सा तो बिल्डिंग्स की छत पर और पेड़ पौधों की पत्तियों पर रुक चुका है। कितना रुका? उस पानी को मैंने कहा है इंटरसेप्शन। तो रेनफॉल में से अगर मैं इंटरसेप्शन सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ग्राउंड रेनफॉल मिल जाएगा। एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू है ये, सिर्फ एक जनरल आइडिया, एक पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में कि है क्या एक्चुअल में ये सब्जेक्ट। तो ये ग्राउंड रेनफॉल हो गया। अब इस बारिश का ये पानी धरती पर पहुंचा है, इस पानी के साथ क्या क्या होने वाला है जरा ध्यान से देखिएगा। इस पानी का एक हिस्सा तो भैया भाप बन के वापस से इवेपोरेट हो जाएगा, कि नहीं? इवेपोरेट हो जाएगा। फिर इस ग्राउंड रेनफॉल का एक हिस्सा इस जमीन के अंदर चला जाएगा, जमीन के थ्रू, क्योंकि भाई यहां पे तो मिट्टी होगी ना, तो मिट्टी के थ्रू जमीन के अंदर चला जाएगा। इसको मैं इनफिल्ट्रेशन कहूंगा। द प्रोसेस बाय विच द वाटर मूव्स इनसाइड द सॉइल, जिस प्रोसेस के थ्रू पानी सॉइल के अंदर मूव करता है उसको इनफिल्ट्रेशन कहेंगे।
आगे और बताऊंगा इस बारे में डिटेल, एक पूरा चैप्टर ही हम पढ़ेंगे इन्फिल्ट्रेशन के नाम से, लेकिन अभी सुनते चलिए। अब क्या होगा, एक इस ग्राउंड रेनफॉल का एक हिस्सा तो जमीन के अंदर चला गया, दूसरा एक हिस्सा मुझे जमीन के ऊपर फ्लो करता हुआ दिखेगा। ये जमीन के ऊपर फ्लो कर रहा है भैया, इसको मैं कहूंगा सरफेस रन ऑफ, इसको मैं कहूंगा सरफेस रन ऑफ। और एक हिस्सा, उस बारिश के पानी का एक हिस्सा यहां पर, ये जो अनइवन टोपोग्राफी थी ना, यहां पर गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा, होगा, बट ऑब्वियस सी बात है होगा। धरती का सरफेस अगर परफेक्टली प्लेन होता तो ये नहीं मिलता, लेकिन हमारा जो धरती का टॉप सरफेस है, जो ग्राउंड लेवल है, उसमें अंड्यूलेशंस मौजूद होते हैं, उसमें अंड्यूलेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो बारिश के पानी का एक हिस्सा, बट ऑब्वियस सी बात है, उस अनइवन टोपोग्राफी में जहां पर इस प्रकार का अंड्यूलेशन होगा वहां पर इकट्ठा हो जाएगा। इसको मैं कहूंगा डिप्रेशन स्टोरेज, दिस विल बी नोन एज डिप्रेशन स्टोरेज। अब आप समझोगे इतने सारे टर्म्स कैसे पढ़ना है सर, इतने सारे टर्म्स नहीं पढ़ना हमको, अभी मैं आपको कट शॉर्ट करता हूं। देखिए, ये जो इंटरसेप्शन वाला पानी है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों पर या फिर बिल्डिंग की छतों पर रुका हुआ था, इस पानी के साथ अल्टीमेटली होगा क्या? ये जो पानी बिल्डिंग की छत के ऊपर इकट्ठा हुआ है या पेड़ पौधों की पत्तियों पर है, इस पानी के साथ अल्टीमेटली होगा क्या? इस पानी का एक हिस्सा या तो इवेपोरेट हो जाएगा या थोड़ा थोड़ा बहते हुए जमीन पर आ जाएगा कभी ना कभी। भाई जब हवा चलती है, बारिश खत्म होने के बाद जब हवा चली, तो आप देखते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों पे जो पानी इकट्ठा रहता है वो कई बार जमीन पे गिरना चालू हो जाता है। वो पानी बहेगा नहीं, वो पानी फ्लो नहीं करेगा सरफेस के ऊपर में, क्योंकि इतनी ज्यादा क्वांटिटी का पानी नहीं होता है। वो पानी अल्टीमेटली जमीन के अंदर ही जाएगा। तो जो पानी धरती बिल्डिंग्स की छतों पर या पेड़ पौधों की पत्तियों पर था, उस पानी के साथ दो ही ऑप्शन है उस पानी के पास, आइदर दैट वाटर विल इवेपोरेट और दैट वाटर विल इनफिल्ट्रेट। भाई छत के ऊपर पानी है, एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज्ड है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये पानी सूरज के भाई सूरज है यहां पर, कभी ना कभी तो उगेगा सूरज, नहीं भी उगा एटमॉस्फेयर में तो है ना ये पानी तो इस पानी के साथ का एक हिस्सा इवेपोरेट हो जाएगा और थोड़ा बहुत हिस्सा अगर बचा तो वो जमीन पर आएगा और इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। तो ये इंटरसेप्शन तो हमको पढ़ना ही नहीं है, विल नॉट डिस्कस इंटरसेप्शन सेपरेटली। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्शन अलग से क्या हो रहा भाई, इंटरसेप्शन का पानी इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन में ही तो चला जाएगा, तो इस पानी को तो हम इवेपोरेशन और इनफिल्ट्रेशन में ही पढ़ लेंगे, तो अलग से इंटरसेप्शन वाले पानी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी है हमको, पहली बात। तो इंटरसेप्शन की कहानी यहीं पे शुरू हुई और यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि द वाटर विच इज हेल्ड ऑन द टेरेस और विच इज हेल्ड ऑन द लीव्स विल आइदर इवेपोरेट और विल इनफिल्ट्रेट। वो पानी जो बिल्डिंग्स की टेरेस पर है या पेड़ पौधों की पत्तियों पर है, या तो वो इनफिल्ट्रेट हो जाएगा या ऊपर के ऊपर ही इवेपोरेट हो जाएगा। मे बी पॉसिबल सारा ही इवेपोरेट हो जाए, इनफिल्ट्रेट हो ही ना पाए, मे बी पॉसिबल थोड़ा इनफिल्ट्रेट हो जाए थोड़ा इवेपोरेट हो जाए, दोनों हो सकता है। तो इंटरसेप्शन की कहानी यहीं पे खत्म कर देंगे हम, क्योंकि इंटरसेप्शन वाला पानी हम इवेपोरेशन में और इनफिल्ट्रेशन में कंसिडर कर लेंगे। चलिए अब जरा इस पानी पे बात करता हूं। ये पानी जो बिल्डिंग्स, ये जो गड्ढे में इकट्ठा हुआ था, डिप्रेशन जो आपके ग्राउंड लेवल पे थे, जो अंड्यूलेशंस आपके ग्राउंड लेवल पे थे, यहां पे ये जो पानी इकट्ठा हुआ था, इस पानी के साथ क्या होगा? आप देखते होंगे कि बारिश होने के बाद कई जगह पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, कई जगह की इर्रेगुलर टोपोग्राफी में पानी भरा हुआ दिखेगा आपको। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर वो पानी दिखेगा, उसके बाद एकदम से वो पानी गायब हो जाएगा अगर बारिश रुक गई है तो गया कहां वो पानी? उस पानी के साथ भी दो ही चीज हुई है। इस गड्ढे में जो पानी इकट्ठा था, इस डिप्रेशन स्टोरेज में जो पानी इकट्ठा था, वो पानी या तो इवेपोरेट हो चुका होगा या जमीन के अंदर चला गया होगा इनफिल्ट्रेशन में। तो डिप्रेशन स्टोरेज वाले पानी के साथ भी वही दो चीजें होंगी जो इंटरसेप्शन वाले पानी के साथ हुई थी, आइदर दैट वाटर विल इवेपोरेट एंड और इट में इनफिल्ट्रेट, या हो सकता दोनों हो जाए। भाई गड्ढे में एक पानी भरा हुआ है,
समय के साथ साथ उस पानी का एक हिस्सा आसमान में वापस चला जाएगा वेपर बन के इवेपोरेशन में, और एक हिस्सा जमीन के अंदर चला जाएगा इनफिल्ट्रेशन में। फ्लो नहीं करेगा ये पानी कभी भी। ये पानी जो गड्ढे में इकट्ठा था, डिप्रेशन में इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था, ये पानी कभी भी फ्लो नहीं करता हुआ दिखेगा आपको। ये पानी यहीं पर था और यहीं से खत्म हो जाएगा। तो द वाटर विच इज हेल्ड इन द डिप्रेशन ओवर द ग्राउंड लेवल, इस पानी के साथ भी दो ही चीजें हो सकती हैं। इस पानी का एक हिस्सा इवेपोरेट होगा और एक हिस्सा इनफिल्ट्रेट होगा, इसलिए ये डिप्रेशन स्टोरेज भी हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो ले दे के हमारे पास तीन ही चीज तो बची। बारिश का पानी जो धरती पर आया, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द वाटर, उस पानी का एक हिस्सा जमीन के अंदर जा रहा है, एक हिस्सा जमीन के ऊपर बह रहा है और एक हिस्सा इवेपोरेट हो रहा है। यही तीन चीज बची। द वाटर विच इज कमिंग ओवर द ग्राउंड, वो पानी जो धरती पर पहुंच रहा है, उस पानी के साथ तीन ही चीज तो हो रही है। ले दे के फाइनली आइदर one part of that water will move inside the ground, infiltration. Either one part of that water will move over the surface, surface runoff, and one part of that water will evaporate, that is evaporation. तो ultimately जो बारिश का पानी या जिस भी तरीके से पानी धरती पर पहुंचा है, उस पानी के साथ तीन ही चीजें होंगी, इवेपोरेशन, इनफिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। और ये जो एक डायग्राम बना हुआ है, रफ हैंड स्केच जो आप देख रहे हो यहां पर इस डायग्राम को, कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें आपने अपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ी होगी और उसको आपने वाटर साइकिल का नाम दिया होगा। ऑल्दो वहां पर आपने रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन ऐसे टर्म्स नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये बातें तो पढ़ी थी ना अपने स्कूल लेवल पे कि भाई बारिश होती है, बारिश के पानी का इवेपोरेशन होता है और ये सब होता है। इसको आप वाटर साइकिल कहते थे। साइकिल का मतलब क्या है? जहां से आया वहीं वापस पहुंच रहा है, तो हो तो रहा है भाई। अल्टीमेटली वो पानी जमीन पर आया था बादलों से, और ये वापस से कभी ना कभी वापस बादल बन के ऊपर पहुंच जाएगा, कभी ना कभी तो पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली ये साइकिल ही तो चल रही है। इसको स्कूल में वाटर साइकिल कहते थे और इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। एक ही बात है। आइदर यू कैन से इट एज अ वाटर साइकिल और यू कैन से इट एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें होती हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया लगा होगा आपको कि इस पूरे सब्जेक्ट में हमको पढ़ना क्या है। ये बस यही तो पढ़ना है, बारिश कैसे हुई, दैट इज द ऑकरेंस ऑफ द वाटर। भाई ऑकरेंस ऑफ द वाटर हो जाएगा कि भाई धरती पर पानी कहां से आया और आने के बाद कहां कहां गया। तो अब तो पता चल गया ना कहां कहां गया, या तो जमीन के अंदर गया या जमीन के ऊपर ही बहता गया या इवेपोरेट हो गया, खत्म कहानी। यही तो हाइड्रोलॉजी है आपकी। तो हमको हाइड्रोलॉजी में दो ही बातें पढ़नी है। द फर्स्ट इज द ऑकरेंस ऑफ द वाटर एंड सेकेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इवेपोरेशन, रन ऑफ, फ्लड एंड इनफिल्ट्रेशन, ये सब चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन और सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। और ऑकरेंस में पढ़ेंगे भाई बारिश कैसे होती है, कितनी होती है, क्यों होती है, कैसे नापते हैं, ये सारी बातें ऑकरेंस ऑफ द वाटर में होंगी। तो फाइनली हाइड्रोलॉजी क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी के दो मतलब मैंने आपको बताए। एक तो इस वर्ड का मतलब बताया कि भाई हाइड्रोलॉजी का मतलब है, हाइड्रो मतलब वाटर और लॉजी मतलब होता है साइंस। तो इट इज द साइंस रिलेटेड टू द वाटर। वाटर से रिलेटेड साइंस जो है इसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, हम ऐसी डेफिनेशन पढ़ेंगे ही नहीं। हमारे लिए बीइंग अ इंजीनियर, हमारे लिए तो डेफिनेशन ये है कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ ऑकरेंस ऑफ द वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। धरती पर पानी कहां से आया और आने के बाद कहां कहां कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सारी बातें होंगी आपकी इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी में। खैर, अब जरा बात करते हैं हम लोग इस पहले टॉपिक की, दैट इज ऑकरेंस ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। धरती पर पानी कहां से आया, क्योंकि एक बार अगर हमको यह समझ में आ जाए कि धरती पर पानी कहां से आया, तो हमारी हाइड्रोलॉजी का जो पहला पार्ट था वो फिनिश हो जाएगा। भाई हाइड्रोलॉजी दो ही चीज से तो डील कर रही है, ऑकरेंस ऑफ द वाटर एंड सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर। तो सबसे पहले हमारा काम है यह समझना कि अर्थ सरफेस पर पानी कहां से आया।
याद रखिएगा बात अर्थ सरफेस की हो रही है। और अगर आप सिंपली ये बोल दें कि हाइड्रोलॉजी डील्स विद द ऑकरेंस ऑफ द वाटर, तो ये एक तरीके से गलत तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं रहेगी। आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाइड्रोलॉजी डील्स विद द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस बोलना जरूरी है भाई। ऑकरेंस ऑफ द वाटर तो हमारे घर के किचन के नल में भी हो रहा है। नल खोलेंगे तो वहां पर भी पानी आना चालू हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो द ऑकरेंस ऑफ द वाटर। लेकिन वो थोड़ी पढ़ना हमको, वो तो एनवायरमेंटल में पढ़ते हैं वाटर सप्लाई में। यहां पर हम नेचुरल तरीके से धरती पर पानी कैसे आ रहा है और नेचुरल तरीके से वो पानी कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इन सारी बातों को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जरा इस ऑकरेंस टर्म की बात डिटेल में करते हैं कि ये ऑकरेंस एक्चुअल में है क्या, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल में चैप्टर या जो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट। तो प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट पढ़ने में सबसे पहले हमने हाइड्रोलॉजी का मतलब समझ लिया कि भैया ये हाइड्रोलॉजी नाम की जो चीज है, इनफैक्ट जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, इस हाइड्रोलॉजी का मतलब क्या था। एंड आई होप कि ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब इस हाइड्रोलॉजी में सबसे पहला टर्म, सबसे पहला कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है प्रेसिपिटेशन। कि ये प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है इसको जानेंगे और फिर मेजरमेंट वगैरह की बातें करेंगे। तो नाउ लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। मेजरमेंट की बातें बाद में, अभी फिलहाल में बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन का मतलब बट ऑब्वियस सी बात है, बहुतों के दिमाग में यह होगा कि प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश। नहीं, प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता है। धरती पर पानी किस भी रूप में पहुंचे, दैट इज प्रेसिपिटेशन। टेक्निकली प्रेसिपिटेशन डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर विच रीचेस द अर्थ सरफेस। धरती पर पहुंचने वाला हर प्रकार का पानी। अब आप बोलोगे हर प्रकार के पानी का क्या मतलब है? पानी तो पानी है। हर प्रकार से कैसे भाई? अगर आप इंडिया की ही बात करो तो एक्सट्रीम नॉर्थ में जब आप जाओगे कश्मीर में गए या हिमाचल की तरफ गए तो वहां पर बर्फ भी गिरती है। दैट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ वाटर ना, दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वो भी तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन मतलब हर वो पानी जो धरती पर पहुंच रहा है। आइदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, इट कैन बी इन सम अदर फॉर्म्स ऑल्सो। तो प्रेसिपिटेशन को अगर मैं यहां पर डिफाइन करूं तो प्रेसिपिटेशन मतलब है इट डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर which reaches the earth surface, which reaches the earth surface। तो इसलिए याद रखिएगा प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता है। बारिश के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं धरती पर पानी के पहुंचने के, बताऊंगा कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन यह बात एकदम क्लियर कर लीजिए दिमाग में कि प्रेसिपिटेशन इज नॉट ओनली रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन सिर्फ बारिश नहीं है। हां, बारिश प्रेसिपिटेशन का एक टाइप जरूर है, लेकिन बारिश ही प्रेसिपिटेशन है, दिस इज नॉट करेक्ट। तो प्रेसिपिटेशन क्या है? इट डिनोट्स ऑल फॉर्म ऑफ वाटर विच रीचेस द अर्थ सरफेस। धरती पर जिस भी तरीके से पानी पहुंच रहा है, जिस भी रूप में पानी पहुंच रहा है, हर उस पानी को मैं प्रेसिपिटेशन में इंक्लूड करता हूं। अब जरा दिमाग लगाइए, मेरे लिखने से पहले आप भी दिमाग लगाना चालू करिए कि कितने तरीके से धरती पर पानी पहुंच रहा होगा। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है। अब थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल सी बातें हैं ये, इसमें कोई भी सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। ये जो भी पढ़ रहे हो, ये जो पहला चैप्टर हमारा है प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, इसमें सिविल इंजीनियरिंग का एक भी कंसेप्ट यूज नहीं होना है।
ये तो हम मेट्रोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, मौसम विज्ञान की बातें कर रहे हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का क्या रोल है? भाई बारिश हो रही है, हो रही है। आप और मैं एज अ सिविल इंजीनियर क्या कर लेंगे इसमें? कुछ नहीं कर सकते। हां, बारिश हो जाने के बाद हमारा रोल चालू होगा कि भाई बारिश का कैलकुलेशन, बारिश कहां कहां जा रही है, कितनी जा रही है, सॉइल के अंदर कितनी गई, सरफेस के ऊपर में कितनी फ्लो कर रही है, वो हम करेंगे एज अ सिविल इंजीनियर। लेकिन बारिश क्यों हो रही है, इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं है, किसी का कोई रोल नहीं है। ये इट इज अ पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजिकल साइंस, मौसम विज्ञान। समझे बात को? तो प्रेसिपिटेशन मतलब हर वो पानी जो धरती पर पहुंचेगा वो प्रेसिपिटेशन है। अब जरा सोचिए और दिमाग लगाइए, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? फॉर्म्स बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं ऑफ प्रेसिपिटेशन। धरती पर पानी पहुंचने के तरीके बताएं भाई। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका जो आप और मैं सब जानते हैं, दैट इज रेनफॉल। अराउंड 80% ऑफ द प्रेसिपिटेशन, अराउंड 80% ऑफ द वाटर जो धरती पर पहुंच रहा है वो बारिश के रूप में ही पहुंचेगा, 100%। पहली बात। और क्या हो सकता है भैया? रेनफॉल के अलावा एक और टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं, ड्रिजल। अब आप बोलोगे ये क्या ड्रिजल? तो ड्रिजल का मतलब अभी फिलहाल में, इसको टेक्निकली बाद में डिफाइन करूंगा। ड्रिजल का मतलब अभी फिलहाल में, जिसको आप बोलते हो ना बारिश की हल्की फुहारें गिरती हैं, रिमझिम बारिश जिसको कहते हैं, दैट इज ड्रिजल। टेक्निकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिजल, वो बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल में ड्रिजल मतलब बहुत ही हल्की बारिश जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं एकदम रिमझिम टाइप की बारिश हो रही है, दैट इज ड्रिजल, है बारिश ही। और तीसरा कैन बी स्नोफॉल, बर्फबारी। हमारे इंडिया में बात करें तो एक्सट्रीम नॉर्थ में आप चले जाएं, हिमाचल और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, वहां पर आपको रेगुलरली स्नोफॉल देखने मिलता है। यह भी तो बारिश के प्रेसिपिटेशन का रूप हुआ। भाई पानी तो पहुंचा रही है ना, ये स्नोफॉल भी धरती पर पानी ला रही है कि नहीं ला रही? पानी का मतलब सिर्फ लिक्विड फॉर्म नहीं होगा। द वॉटर कैन बी इन अ लिक्विड फॉर्म, इट कैन बी इन द सॉलिड फॉर्म ऑल्सो। तो स्नोफॉल अगर कहीं हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और ठंड के मौसम में आप देखते हैं मॉर्निंग आवर्स में, सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आप देखते होंगे आपकी गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी है, इधर टू व्हीलर या फोर व्हीलर, टू व्हीलर है तो उसकी सीट गीली हुई पड़ी रहती है सुबह सुबह ठंड के मौसम में। दिसंबर जनवरी के मौसम में आप देखते हो कि जब सुबह सुबह आप मॉर्निंग में उठे, अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास, जो टू व्हीलर्स है उसकी सीट गीली हुई रहती, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको सीट पर दिखेंगी। फोर व्हीलर के कांच पर आपको दिखेंगी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, कांच पूरा गीला दिखेगा। आप हिंदी में ओस कहते हैं उसको, जिसको टेक्निकली इज ड्यू। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। भाई धरती पर पानी पहुंचा तो रहा है ये भी, ये जो ओस गिर रही है ठंड के मौसम में। क्रिकेट में कई बार आपने सुना होगा, जब डे नाइट मैच होता है तो रात में बोलते हैं ड्यू फैक्टर के कारण बॉल की ग्रिप नहीं बन पा रही है। क्या होता है वहां पर? भाई जब रात का समय रहता है, खासकर ठंड के मौसम में, तो ओस गिरना चालू हो जाती है। ओस गिरने के कारण जो आपका स्टेडियम है, जो ग्राउंड है आपका, वहां पे घास लगी होती है, ग्रास होती है वहां पर, उसमें गीलापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर आ जाती हैं, जिसके कारण आपका ग्राउंड जो है उसके अंदर में मॉइस्चर आ जाता है। जब बॉल उसके ऊपर में रोल करती है, जब बॉल ग्राउंड पे मूव करती है, तो बॉल के सरफेस पे भी गीलापन आ जाता है, जिसके कारण बॉल पे ग्रिप नहीं बन पाती है, खासकर स्पिनर्स को दिक्कत होती है। फिर दैट इज ड्यू, ओस कहते हैं जिसको। उसके अलावा कई बार बारिश अपने साथ ओले लेके आती है। ओले गिरते हैं ना, बड़े बड़े आइस के मतलब बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े कई बार बारिश के साथ गिरते हैं, ओले जिसको कहते हैं हिंदी में, और टेक्निकली हेल्स, ओले। अब आप सोचो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्नोफॉल एंड हेल्स? दोनों में तो बर्फ है, स्नो भी बर्फ होती है, हेल में भी बर्फ ही गिर रही है। आइस और स्नो में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो?
दोनों आर दी सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, दोनों का हिंदी मीनिंग तो बर्फ ही होता है, चाहे आइस बोलो चाहे स्नो बोलो, हिंदी में तो दोनों का मतलब बर्फ होता है, लेकिन टेक्निकली डिफरेंस है। स्नो हिमाचल में जब आप जाओ या कश्मीर में जब आप जाओ, बर्फ की पहाड़ियों पर जब आप जाओ, तो बर्फ उठा के एक दूसरे के ऊपर में फेंकते हैं लोग, बर्फ के गोले बना बना के, उससे चोट नहीं लगती है। लेकिन अपने फ्रिज में से, फ्रीजर में से एक आइस क्यूब निकालिए और उस आइस क्यूब को किसी के ऊपर में मारिए तो उससे चोट लग सकती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्नो एंड आइस। स्नो की डेंसिटी बहुत कम होती है। स्नो एंड आइस बोथ आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, दोनों वाटर के सॉलिड फॉर्म ही होते हैं, लेकिन स्नो की डेंसिटी बहुत कम होती है और आइस की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी के ऊपर में आइस फेंक के मारोगे तो उसको चोट लगेगी, किसी के ऊपर में स्नो फेंक के मारोगे तो चोट नहीं लगेगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। स्नो इज हैविंग लेस डेंसिटी, आइस इज हैविंग हाई डेंसिटी। ये बेसिक डिफरेंस होता है स्नो और आइस में। तो हेल, ओले गिरते हैं, लम्प्स ऑफ आइस, लम्प्स मतलब आइस के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। ओले जब गिरते हैं तो कई बार हमको फील होता है हमारी बॉडी पर कि जब ओले गिरते हैं तो हमारे शरीर पर उसके चोट लगती है, असर दिखता है। स्नोफॉल में नहीं होगा ये, यही बेसिक डिफरेंस। तो रेनफॉल इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्रिजल, स्नोफॉल, ड्यू, हेल्स। इसके अलावा होता है ग्लेज। अब ग्लेज का क्या मतलब है भैया? मान लीजिए कोई सा एक सरफेस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। मान लीजिए कोई एक सरफेस है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है। एक एग्जांपल देता हूं आपके लिए। जैसे हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका एक कंपार्टमेंट होता है फ्रीजर का, जिसके अंदर में बर्फ वगैरह रखते हैं। पूरे रेफ्रिजरेटर में से जो फ्रीजर वाला पोर्शन होता है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है ना। तो फ्रीजर का जो केबिन है, उस केबिन के अंदर में टेम्परेचर 0 डिग्री है, मतलब जो फ्रीजर का सरफेस है दैट इज ऑल्सो हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा पानी लीजिएगा और उस सरफेस के ऊपर में डाल दीजिएगा। थोड़ा सा पानी लेके आइएगा, जरा सा 10-15 ml पानी लाइएगा और फ्रीजर के सरफेस पे डाल दीजिएगा। आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स और लेस वो पानी उस सरफेस के ऊपर में जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो अगर कोई सरफेस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है और इस सरफेस के ऊपर में अगर पानी आया तो ये पानी इस सरफेस के ऊपर में आके ऐसी शीट के फॉर्म में फ्रीज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि पानी को फ्रीज होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसको यहां पर मिल रहा है। तो क्या होगा, जब ये पानी इस सरफेस के कांटेक्ट में आया, कौन सा सरफेस? द सरफेस विच इज मेंटेन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी इस 0 डिग्री सेल्सियस वाले सरफेस के कांटेक्ट में आया, ये पानी यहां पर आके फ्रीज हो जाएगा और एक थिन शीट फॉर्म कर लेगा आइस की, दैट इज ग्लेज। उसको ग्लेज कहेंगे। ठीक है, अब और बात सुनिए। इतने सारे नाम देख के घबरा जाओगे कि इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। सर नहीं पढ़नी इतनी सारी चीजें आपको। जरा मैं आपसे एक जनरल सा सवाल पूछता हूं, इनमें से एक बात बताइए, कितने बार आपने ओले गिरते देखे? पूरे बारिश के मौसम में अगर बहुत हुआ तो 1 या 2 बार गिरेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ड्यू वाला जो पानी है ये कितना होता है भैया? ये पानी क्या ही कर लेगा धरती पर आके? इस पानी के कारण कभी बाढ़ आ सकती है क्या? या ये पानी हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये जो ओस का पानी है, ये जो ड्यू गिरी है ठंड के मौसम में, क्या ये पानी फ्लड ला सकता है? नहीं ला सकता। क्या ये पानी हमारे एरिया के ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता कभी भी। क्या ये जो ओले गिरे हैं, क्या ये ओले हमारे यहां पर बाढ़ ला सकते हैं, फ्लड ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्या ये ओले हमारे यहां के ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। क्या यही 2 काम ग्लेज कर सकता है? क्या ये ग्लेज बाढ़ ला सकता है? नहीं ला सकता। क्या ये ग्लेज ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता। सेम चीज स्नोफॉल के साथ। कभी आपने नहीं सुना होगा
कि इतनी स्नोफॉल हो गई कि नदी में बाढ़ आ गई? सुने कभी ऐसा? नहीं सुने होंगे कभी। या इतनी स्नोफॉल हो गई हमारे यहां पर कि हमारे यहां का ग्राउंड वाटर लेवल एकदम से राइज कर गया? नहीं सुने होंगे कभी, होता ही नहीं क्योंकि ये कभी। हां, लेकिन इसके लिए तो सुने होंगे, बारिश हुई तो बारिश से ही बाढ़ आएगी, बारिश से ही आपके एरिया का ग्राउंड वाटर लेवल फ्लक्चुएट होगा। ओस से नहीं होगा, बर्फबारी से नहीं होगा, ओले से नहीं होगा, ग्लेस से नहीं होगा, जो भी होगा रेनफॉल से ही होगा। तो कहने का सिर्फ यह मतलब था मेरा कि इस पूरे प्रेसिपिटेशन के इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हमको ये सब नहीं पढ़ने। हमारे लिए इस पूरे जितने भी फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन लिखे हुए हैं, अगर मैं आपसे एक जनरल सा सवाल पूछूं कि भैया मुझे ये बताओ इन सारे फॉर्म्स में से सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है धरती पर पानी का? धरती पर पानी इतने तरीके से पहुंच रहा है, नो डाउट, लेकिन इतने तरीकों में से मेजर कंट्रीब्यूशन तो भैया रेनफॉल से ही मिल रहा है ना। रेनफॉल ही है जो हमारे एरिया की हाइड्रोलॉजी को डिफाइन करेगा। स्नोफॉल से कोई बहुत ज्यादा हमारे यहां की हाइड्रोलॉजी पे इफेक्ट नहीं आएगा, ड्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ड्यू तो बेचारी ओस गिरती है, जरा सी धूप आती गायब हो जाता है वो पानी। तो भाई ओस सुबह सुबह आपको 5-6 बजे, ठंड के मौसम में 5-6 बजे आपको दिखेगी, आपकी गाड़ियों के सीट के कवर पर, आपके घर में लॉन है तो वहां की घास पर, कार के विंडशील्ड पर, इन सब जगह पे दिखेगी हल्का हल्का पानी की फाइन ड्रॉपलेट्स। जैसे ही 8-9 बजता धूप आती वो पानी गायब हो जाता है। क्या ही कर लेगा ये पानी हमारे यहाँ की हाइड्रोलॉजी पे, क्या इफेक्ट डाल देगा आप सोचिए जरा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। हेल, ओले कई बार तो गिरते ही नहीं है, पूरी बारिश का मौसम निकल जाता, ओले कभी नहीं गिरते। तो कैसे हम इस पे बात कर लें कि भैया ये ओले हमारे यहाँ की हाइड्रोलॉजी को अफेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हां, लेकिन रेनफॉल विल डेफिनेटली अफेक्ट द हाइड्रोलॉजी ऑफ अवर एरिया। हमारे एरिया की हाइड्रोलॉजी पे इंपैक्ट डालने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो रेनफॉल ही तो रहेगा। इसीलिए आगे की पूरी हाइड्रोलॉजी में हमारे लिए प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल रहेगा। लेट मी मेक इट क्लियर कि प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब तो इतने सारे चीजें होती हैं, लेकिन इन सारी चीजों में रेनफॉल एक ऐसी चीज है जो धरती पर पानी के मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आगे की पूरी हाइड्रोलॉजी में हमारे लिए प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल रहेगा। बात समझ में आ गई? दो चीजें दिमाग में रखिएगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ रेनफॉल नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब तो इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों में प्रेसिपिटेशन मतलब इन सारे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन देता है पानी का। इसीलिए प्रेसिपिटेशन को हम सिर्फ रेनफॉल के रूप में पढ़ेंगे। होते तो इतने सारे टाइप्स है प्रेसिपिटेशन के, लेकिन जब बात पढ़ने की आती है तो प्रेसिपिटेशन को हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल के रूप में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई अभी तक, ये सारी बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियरली बैठ गई होंगी कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज हाइड्रोलॉजी एंड व्हाट इज द टेक्निकल मीनिंग ऑफ हाइड्रोलॉजी। तो एक जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होना है प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट, उस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। ऑल्दो जो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सारे आपके सिलेबस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें से पूछे जाने लायक कुछ भी नहीं था। लेकिन किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक बेस तैयार करना पड़ता है, एक बैकग्राउंड तैयार करना पड़ता है। तो आई होप कि वो बैकग्राउंड आपका कुछ हद तक तैयार हो चुका होगा। अब अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो अब प्रेसिपिटेशन को रेनफॉल के रूप में देखेंगे और रेनफॉल के बारे में डिटेल में बात करना शुरू करेंगे। तो अगले लेक्चर में रेनफॉल के बारे में कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।